ऐसा त्वरित जिसमें लगने वाला बल रेखीय न होकर के अरेखीय प्रकृति का हो, क्या कहलाता है? अप्रसंगवादी त्वरित कहलाता है। जैसे अभी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा, तो उसमें हमने क्या देखा, जैसे ये हमने कोई भी विभव को किया था, कोई पिंड यहाँ पर उपस्थित था, चाहे इस जगह पे इसकी पोजीशन थी, चाहे इस जगह थी, उन सब के रेस्पेक्ट में हमें टोटल जो इसकी वैल्यू मिल रही थी, इसका विस्थापन क्या किसी एक पर्टिकुलर रेखा के अनुदिश हो रहा था, किसी एक पर्टिकुलर लाइन के अनुदिश हो रहा था, इसलिए वो रेखीय प्रकृति का था। लेकिन अब अगर कोई बल ऐसा हो जिसके कारण जो बल की जिस पर बल की जो प्रकृति है किसी दोलित्र पर, वो कैसी हो, अरेखीय प्रकृति की हो, मतलब एक कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हो, कभी इधर भी जाए इधर भी जाए, किसी भी यादृच्छिक रूप से किसी भी डायरेक्शन में जाए, तो क्या कहलाता है? अप्रसंगवादी दोलित्र। लिखो अर्थात बल F इक्वल टू माइनस के एक्स का पालन ना करता हूँ। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में बल इसका पालन कर रहा था, F प्रोपोर्शनल टू आ रहा था एक्स का, लेकिन जब इसका पालन ना करता हो, बल पालन नहीं करता, या फिर हम कह लें कि दोलित्र पालन नहीं करता, दोलित्र इसका पालन ना करता, अर्थात दोलित्र इसका पालन ना करता हो, परंतु इनकी गति को व्यक्त करने वाला बल, परंतु इनकी गति को व्यक्त करने वाला बल विस्थापन x की उच्च घातों पर आश्रित होता है। विस्थापन x की उच्च घातों पर आश्रित होता है। विस्थापन x की उच्च घातों पर आश्रित होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे जब हमने स्थितिज ऊर्जा के लिए पढ़ा था शुरुआत में, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा था, कोई यादृच्छिक विभव को क्या होता है, तो वहां पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या इक्वेशन आई थी? हमें इक्वेशन मिली थी u इक्वल टू, ये इक्वेशन मिली थी u नॉट प्लस 1/2, तो हमने कोई कांस्टेंट k मान लिया था, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 1/2 था ये, ठीक है, 1/2 1/3 k1 x माइनस एक्स नॉट क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। जहाँ हमने एक्स नॉट जब 0 लिया था तो इक्वेशन क्या मिली थी? u नॉट प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 k1 एक्स क्यूब प्लस 1/24 एक्स की पावर 4 k2 एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से। यही हमें लास्ट में मिला था। तो हम वापस से यहाँ से शुरुआत करके देखते हैं कि अब जब फोर्स इसका F इक्वल टू माइनस एक्स का पालन नहीं करेगा तो हमारे पास वैल्यू कुछ किस टाइप की होगी, ठीक है। तो U इक्वल टू, ये डाल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, पहले लिख लेना। हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू दिस, कहाँ से है आप लोग को ध्यान है, कहाँ पे किया था हमने, जब हमने विभव कूप वाली इक्वेशन पढ़ी थी, सबके स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट टॉपिक की शायद किया था, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की थी, तो उसके लिए हमें लास्ट इक्वेशन ये मिली थी, इस फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने, ठीक है। और हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा पर बल किस अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लिखें स्थितिज ऊर्जा पर
कार्यरत बल F इक्वल टू कितना होता है माइनस du अपॉन dx, पोटेंशियल एनर्जी की ऋणात्मक प्रवणता पर डिपेंड करता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं इसको, F इक्वल टू माइनस du बाई dx को। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से हम u की वैल्यू डाल करके अगर हम इसको सॉल्व करें समीकरण 1 और 2 से, F इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स है, यू की टोटल वैल्यू है, इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, तो F बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यू नॉट कांस्टेंट है, उसका करोगे x के रेस्पेक्ट में वैल्यू आएगी 0। यहाँ पर देखो माइनस हमने पहले ले ही लिया है और वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का करोगे क्या आएगा 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू हम ले लेते हैं kx। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखेंगे इसका कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और केवल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x क्यूब, 4 से कट जाएगा 24 6 10 तो 1/6 k2 x क्यूब। मतलब अपन देख रहे हैं कि पावर सबकी एक पावर कम हो गई। ठीक है ना, पहले जैसे 1/2 के साथ में kx स्क्वायर आ रहा था, अब अपने पास 1/2 के साथ में, हाँ अब अपने पास लेकिन k1 का टर्म ही आ रहा है, जो k था x स्क्वायर के साथ वो खत्म हो चुका है, x के साथ आ गया, k1 x क्यूब के साथ आया था और k1 x स्क्वायर के साथ आ रहा है, या k2 जहाँ x4 के साथ आ रहा था अब x क्यूब के साथ आ रहा है। क्लियर है, ये इक्वेशन अपने को मिल गई यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो हमें लास्ट समीकरण मिली है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे दोलन का आयाम है, अगर हम आयाम को कम नहीं माने कि मान लो दोलन का आयाम जो हम कह रहे हैं वो कम नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो x के अलावा इसमें x के ज़्यादा उच्च घात भी उपस्थित है, यहाँ पर x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, सारे के सारे यहाँ पर उच्च घात भी उपस्थित होंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार की जो गति होती है या ऐसे दोलन ही क्या होते हैं, ये दोलन आपके सरल आवर्ती दोलन नहीं है। देखो हमने क्या समझाना चाह रहे हैं, हमने जब सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन के लिए जब यही इक्वेशन ली थी हमने लास्ट टाइम, जो हमने यहाँ तक किया था, पहले हमने x बराबर 0 माना था, तब इक्वेशन आई थी हमारे पास ये, फिर हमने वहाँ क्या कहा था उच्च घात नगण्य होते हैं, उच्च घात नगण्य थे इसीलिए ये सब हमारे पास 0 हो गए थे और ये इक्वेशन हमारे पास ये आ गई थी, और इसका जब हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स किया था तो ओनली हमें माइनस के एक्स मिल गया था, यही किया था। लेकिन यहाँ अब अपन बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि वो कंडीशन हमने कब तक की मानी थी, जब तक वहाँ पर आयाम कम हो रहे थे। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि मान लो आपके आयाम कम नहीं हो रहे, आयाम आपके उतने के उतने रह रहे हैं दोलन में। ठीक है ना, मतलब जैसे कि कोई पेंडुलम है किसी घड़ी से लगा हुआ है, तो हम ये बोले कि वो कंटिन्यूसली इधर से इधर ही मूव कर रहा है, बिल्कुल भी उसकी कोई कमी नहीं आ रही, पूरी पूरी दूरी पर दोनों तरफ इक्वल कवर कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड फिक्स है। ठीक है, एम्पलीट्यूड फिक्स होने की कंडीशन में अपन उच्च घातों को नगण्य नहीं करेंगे, और नगण्य नहीं करेंगे तो अपनी इक्वेशन यही की यही रह जाएगी। तो आप इस इक्वेशन में देख रहे हो आपके पास x टर्म आ रही है, x स्क्वायर आ रही है, x क्यूब आ रही है, x की पावर 4, मतलब सारी अलग अलग टर्म्स आ रही है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि यहाँ आपका बल रेखीय नहीं है, यहाँ आपका f जो है f ओनली प्रोपोर्शनल टू x नहीं है, या f इक्वल टू माइनस के एक्स नहीं आ रहा कि हम ये कह दें कि बल किसके प्रोपोर्शनल है, केवल x के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब लीनियर हो या रेखीय हो, यहाँ पर किस पे x स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, x क्यूब पर भी डिपेंड कर रहा है, x की पावर 4 पर भी डिपेंड करेगा। तो ये जो टोटल इक्वेशन बनती है, ये इक्वेशन किसके लिए आई है हमारे पास, अप्रसंगवादी दोलित्र के लिए। इस प्रकार के दोलित्रों कहा जाता है अप्रसंगवादी, कि जहाँ पर कैसा हो, हमने पहले डेफिनेशन में हमने इसकी क्या कहा कि यहाँ पर उसकी जो भी दोलित्र की गति है वो कैसी रेखीय नहीं हो, अरेखीय गति हो। ठीक है, तो ये लिखो यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 3 मत दो इक्वेशन नाम, डायरेक्टली यहाँ पे लिखो कि उपयुक्त समीकरण में, लिखो उपयुक्त समीकरण में यदि दोलनों का आयाम अल्प ना हो, यदि दोलनों का आयाम अल्प ना हो तो बल के व्यंजक में x के अतिरिक्त सभी उच्च घात के पद भी उपस्थित होते हैं, x के अतिरिक्त सभी उच्च घात के पद भी उपस्थित होते हैं और दोलन सरल आवर्ती नहीं हो पाते, दोलन सरल आवर्ती नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में दोलक अप्रसंगवादी दोलक कहलाता है, ऐसी स्थिति में दोलक अप्रसंगवादी दोलक
कहलाता है। क्लियर है? इस टाइप का दोलक क्या कहलाता है? अप्रसंगवादी। तो यहाँ से अपने को अभी इक्वेशन क्या मिलेगी, देखिए ठीक है, अपने पास ये इक्वेशन है। इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं? एफ है, एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए लिख सकते हैं, और एक आप क्या लिख सकते हो? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे तो यहाँ से हमें समीकरण क्या मिल जाएगी? फाइनल एम इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस 1/2 k1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 k2 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एम को इधर ले जाते हैं, सब में डिवाइड कर देते हैं, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस के बाई एम इंटू एक्स माइनस 1/2 k1 अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 k2 अपॉन एम इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? तो वहां पे अपने को इक्वेशन ओनली ये मिल रही थी, ओनली के बाय एम वाली मिल रही है। यहाँ अपने को सारे के सारे पदों में ही टोटल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, या अपन इसको इस तरीके से, अब अपन एक टर्म तो इधर ले आए, इसको अपन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। क्या करें हम कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इस टर्म को यहाँ ले आते हैं हम, प्लस के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 k1 अपॉन एम एक्स स्क्वायर माइनस 1/6 k2 अपॉन एम एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। ठीक है, के बाय एम किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर अब ये भी हमारे पास पूरी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो इनको भी हम कुछ कांस्टेंट मानेंगे। क्या? एक को तो मान लेते हैं अल्फा, तो ये बन जाएगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस इसको मान लो आप बीटा, तो माइनस बीटा एक्स क्यूब प्लस इस तरीके से। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन किसकी आ गई? अप्रसंगवादी दोलित्र के लिए अवकल समीकरण क्या कहलाती है? अप्रसंगवादी दोलित्र की अवकल समीकरण कहलाती है। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। ठीक है, समीकरण 3 अप्रसंगवादी दोलित्र की अवकल समीकरण कहलाती है। यहाँ पे नहीं शो हो रहा हो तो ये k1 एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है 1/2 k1 एक्स स्क्वायर। क्लियर है? जहाँ पे ये लिख लिया आपने कि समीकरण 3 क्या कहलाती है? अप्रसंगवादी दोलित्र की अवकल समीकरण कहलाती है, जहाँ ओमेगा नॉट बराबर क्या होता है? अंडर रूट के बाय एम, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा? कि ओनली के बाय एम, इसकी जगह अपने रखा है। ठीक है, दूसरी चीज अपने क्या मान ली? अल्फा। अल्फा किसके बराबर रखा है? अब ध्यान रखना, अल्फा अपने रखा है k1/2m के बराबर। दूसरा एंड बीटा, बीटा बराबर किसके बराबर अपन रखा है? k2/6m। ये तीन कांस्टेंट अपन ने मान लिए हैं, अल्फा, बीटा और ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है? दोलक की कोणीय आवृत्ति। लिख भी लेना, ओमेगा नॉट क्या है? दोलक की कोणीय आवृत्ति। दोलक की कोणीय आवृत्ति। ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पर जैसे हमने लास्ट इक्वेशन हमें क्या मिली थी? आप सबको सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से कंपेयर करके चलो, तो वहाँ तो हमें सिंपल इक्वेशन ये मिल गई थी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन मिली थी तो हमें पता था वो कैसी थी? एक हमारी कोई द्विघातीय डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी थी। तो उस इक्वेशन का फिर हमने हल भी ढूंढा था। ठीक है ना, कि इस समीकरण का कुछ हल भी होगा। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास किसी एक घात में नहीं है, अलग अलग
उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर हम इसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मान सकते कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मान सकते। तो फिर ऐसे में इसका सॉल्यूशन पता करने के लिए क्या करें, तो इसका सॉल्यूशन पता करने का तरीका होता है फूरियर सीरीज से। फूरियर सीरीज मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है वो फूरियर सीरीज से ही दिया गया। तो देखो क्या दिया गया, देखो इसमें समीकरण 3 का कोई व्यापक हल नहीं है, कोई व्यापक हल नहीं है, परंतु विशिष्ट प्रकरणों में सन्निकट रूप से हल प्राप्त किए जा सकते हैं। सन्निकट रूप से मतलब अप्रोक्सीमेट हल इसके पता कर सकते हैं। एग्जैक्ट इसका सॉल्यूशन हमें पता नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा, तो कुछ अलग अलग तरीके यूज करके हम इसका सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखो परंतु विशिष्ट प्रकरणों में सन्निकट रूप से हल प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखो, फूरियर प्रमेय के अनुसार फूरियर प्रमेय के अनुसार विस्थापन x, यहाँ विस्थापन x समय t का आवर्ती फलन है। यहाँ विस्थापन x क्या है, यहाँ विस्थापन है, तो विस्थापन x समय t का आवर्ती फलन है तथा इसे फूरियर श्रेणी के रूप में लिखा जा सकता है तब समीकरण 3 का हल निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। समीकरण 3 का हल निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। क्या लिखेंगे हम इसका सॉल्यूशन, ये थी हमारी समीकरण 3, तो इसका हल फूरियर सीरीज के रूप में क्या लिखोगे आप, x इक्वल टू फूरियर सीरीज क्या होती है, a नॉट प्लस समेशन हम ले लें n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी के लिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी an साइन n ओमेगा t प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn cos n ओमेगा t। ध्यान होगा आप लोगों को फूरियर सीरीज फॉर्म में लिखते हैं, फिर वहां से हम n और bn कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और n बराबर 1 से 1 2 3 4 3 4 इस टाइप्स तक हम इसको खोल देते हैं तो हमें एक पूरी सीरीज मिलती है, उसको ही फूरियर सीरीज कहते हैं। तो ये तब इस अकॉर्डिंग अगर हम फूरियर सीरीज से इसको खोल दें, यहाँ पर विस्थापन x क्या है, t का फंक्शन है, तो ये इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें इक्वेशन नंबर 4। लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 4। लिख लिया, लिखो आगे लाइन लिखो, गति में उपस्थित सममितता के कारण उपयुक्त समीकरण के कई गुणांक शून्य होंगे। उपयुक्त समीकरण के कई गुणांक शून्य होंगे यथा t बराबर 0 पर x का मान अधिकतम या न्यूनतम है। t बराबर 0 पर x का मान अधिकतम या न्यूनतम है, तब उपरोक्त समीकरण में सभी साइन पद अनुपस्थित होंगे। सभी साइन पद
टर्म्स है ये कैसे होंगे, अनुपस्थित होंगे, अनुपस्थित होंगे, क्योंकि व्यापक रूप में साइन एन ओमेगा टी, साइन एन ओमेगा टी ऐसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, विषम फलन है, साइन एन ओमेगा टी विषम फलन है। और विषम फलन का अगर आप इंटीग्रल करते हो 1 to infinity में तो वैल्यू कितनी आती है, 0। विषम फलन कैसे होता है, साइन, ये मैथ्स में आप लोग क्या आता होगा, साइन कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है, कॉस इवन फंक्शन होता है। ग्राफ से हम देख सकते हैं इसको इजीली, ग्राफ से देखने का तरीका ये होता है, साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, 0 साइन 0 की वैल्यू 0 और 1 पे क्या हो जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है ये 0 और ये 1। तो साइन का वेव फॉर्म कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है ना, पाई 2 पाई 3 पाई पे वैल्यू 0 होती जाती है। नेगेटिव साइड में इसकी वैल्यू कुछ इस टाइप की चलती है। तो यहाँ अगर हम इसकी मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज क्या है, दोनों तरफ अपोजिट है, यहाँ ये ऊपर की तरफ स्टार्ट हो रहा है जबकि यहाँ ये नीचे की तरफ स्टार्ट होता है। जो मिरर इमेज दोनों की सेम नहीं होती है, कोई भी वेव फॉर्म है अगर उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड मिरर इमेज सेम नहीं है तो वो ऑड होता है। ये इसको ग्राफ से पहचानने का तरीका होता है। बाकी आप मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ग्राफ से इस तरीके से कर सकते हो। अब सिमिलरली अगर कॉस का फंक्शन लेते हैं तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 पे 1 होता है, तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से 1 से स्टार्ट होता है और 0 देन इस तरीके से कुछ ग्राफ होता है इसका, ठीक है। तो इसका अगर आप नेगेटिव साइड में लेते हो, नेगेटिव साइड में भी वैल्यू आपकी कितनी है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ वैल्यू कैसी है, बिल्कुल सेम है, मिरर इमेज होती है बिल्कुल। इसलिए कॉस कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है, सम फलन होता है, ठीक है। ऐसे भी हमने यहाँ बात की है कि t बराबर 0 पर साइन एन ओमेगा टी t बराबर 0 पर विस्थापन आपका अधिकतम या न्यूनतम होगा। तो t बराबर 0 करोगे तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, साइन 0, t 0 होने की वजह से वैल्यू आएगी साइन 0 और साइन 0 इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब इस पूरी सीरीज में जो भी ये साइन एन वाले जो भी टर्म होंगे ये सारे के सारे वैल्यू कैसे हो जाएगी, 0। एन की आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, 1 2 3 4 5 टी सब में अगर 0 है तो साइन 0 आपके पास 0। तो आपके पास तब फाइनल आपके पास ये इक्वेशन नंबर 4 क्या हो जाएगी, तब समीकरण 4 उपरोक्त वो लिख लिया पहले कि सारे साइन पर जिसके अनुपस्थित होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि साइन विषम फलन है। कैसे विषम फलन होता है वो क्लियर हो गया। तो हम समीकरण 4 निम्न रूप में लिख सकते हैं, निम्न रूप में प्राप्त होगी, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन कॉस एन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सॉल्यूशन यही होता है। अब आगे हम इसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड करेंगे। एन नॉट की वैल्यू और बी एन की अलग अलग वैल्यू, एन की अलग अलग वैल्यूज के लिए एन कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, तो 1 2 3 4 के लिए बी एन की अलग अलग वैल्यूज निकाल करके पूरी सीरीज मिलेगी हमें यहाँ से, क्लियर है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन पता करना है कि हम यहाँ पर इस पूरी सीरीज को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालें। इसको सॉल्व करने के लिए जरूरी है हमारे पास b1 b2 इनका हमारे पास कोई वैल्यू मिले, तब हम उसमें इनकी अलग अलग वैल्यू डाल करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे इतना समझ में आ गया। ये यहाँ पे लिख लेना, यहाँ लिखो, यहाँ गुणांक ए नॉट b1 b2 डॉट 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 आदि प्राप्त किए जा सकते हैं, आदि के मान ज्ञात किए जा सकते हैं, मान ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो समीकरण 3 थे अपने पास, इक्वेशन नंबर 3 अपने पास क्या आई थी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अभी जो इसके पास अपने पास मेन अवकल समीकरण आई थी, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स बराबर माइनस अल्फा एक्स क्यूब प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर और माइनस में बीटा एक्स क्यूब, ये इक्वेशन आई थी। अब यहाँ अगर हम अल्फा और बीटा इन दोनों कांस्टेंट का मान अगर बिल्कुल 0 मान लेते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं समीकरण 3 से, अब हमें
इसको सॉल्व करने के प्रोसेस में चल रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से यदि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0, तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, ओनली डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेम किसकी मिल गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो कि सरल आवर्त गति की समीकरण है, जो कि सरल आवर्त गति की समीकरण है। बिल्कुल सेम हमें एग्जैक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन मिल गई। और जिसका हल क्या होता है, इसका हल होता है x इक्वल टू, जिसका हल हमने लास्ट किया था, हमने इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकाले थे, तो हमें हल क्या मिला था, x इक्वल टू कोई भी अब कांस्टेंट, अब यहाँ हम कांस्टेंट b1 से ले लेते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है, b1 cos ओमेगा t, b1 cos ओमेगा t। यहाँ से हमें इस इक्वेशन का इस कंडीशन में सॉल्यूशन नोट कर लिया इतना, ये हल हमें मिल गया x इक्वल टू b1। यहाँ से आप b1 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली में हमने अल्फा और बीटा बराबर 0 हमने माना, लेकिन एक्चुअली में दोनों ही बिल्कुल 0 होते नहीं है। कुछ ना कुछ इनका मान बहुत कम होता है, लेकिन एक्जैक्टली 0 नहीं होते मान, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मान कम होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये जो हमारे पास बाकी कॉन्स्टेंट है a0 b1 b2 है, इन सब कॉन्स्टेंट के मान भी कुछ ना कुछ होंगे, अल्प होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ मान होंगे, ठीक है। और या फिर अगर आप इनके स्क्वायर करो तो इनके स्क्वायर की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। क्लियर है, जब ऑब्वियसली सी बात है, कुछ भी चाहे नेगेटिव भी वैल्यू हो तो स्क्वायर करने पर तो वैल्यू आपको पॉजिटिव में मिल जाएगी, तो कुछ ना कुछ मान मिलेगा। तो लिखो यहाँ पर, यहाँ अल्फा व बीटा वास्तव में शून्य नहीं है, वास्तव में शून्य नहीं है, परंतु इन्हें अल्प माना जाता है, परंतु इन्हें अल्प माना जाता है। परंतु इन्हें अल्प माना जाता है। देखो फुल स्टॉप, अल्फा व बीटा के अल्प मानों के लिए, अल्फा व बीटा के अल्प मानों के लिए b1 के अतिरिक्त, b1 क्यों, क्योंकि यहाँ हमने कोई कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट b आप ले सकते हो, कांस्टेंट कुछ भी, यहाँ हमने b1 से इसलिए ले लिया क्योंकि हमें ये पूरी इक्वेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होने वाली है, b1 से होने वाली है। तो मुझे एटलीस्ट एक रिजल्ट तो हमें डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको b1 से प्रदर्शित किया, ठीक है। बाकी ये कांस्टेंट है, कुछ भी मान हो जाएगा। तो लिखो यहाँ b1 के अतिरिक्त सभी गुणांक कौन से बच गए, a0 b2 b3 डॉट डॉट डॉट, सभी गुणांक a0, b2, b3 डॉट 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 आदि राशियां भी अल्प प्राप्त होंगी, आदि राशियां भी अल्प प्राप्त होंगी तथा इनके वर्ग एवं गुणनफल भी अल्प होंगे, तथा इनके वर्ग एवं गुणनफल भी अल्प होंगे, के गुणनफल भी अल्प होंगे। गुणनफल भी अल्प होंगे, तो इनका या तो आप वर्ग कर लो, तो इन बाकी कांस्टेंट की वैल्यू भी हमने क्या बताई, सारे कांस्टेंट का मान इसका मतलब, क्योंकि अगर इन दोनों कांस्टेंट का मान आप कम मान रहे हो, इसका मतलब सारे कांस्टेंट के मान कैसे कम ही होंगे, उनका स्क्वायर कर दोगे तो वो वैल्यू भी कम ही होगी, या उनका मल्टीप्लाई करो तो भी वैल्यू कम ही होगी। तो
तो हम स्क्वायर करके देख लेते हैं। अर्थात जैसे हमें x का स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या वैल्यू हो जाएगी, ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन कॉस एन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये मिल जाएगी बराबर, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, एक्स का सॉल्यूशन हमें ये मिला हुआ है, एक्स बराबर बी वन कॉस ओमेगा टी मिला हुआ है, तो हम एक्स की वैल्यू ये भी डाल सकते हैं, एक्स का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी आपके पास, बी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हो आप बी वन की, क्योंकि एक्स की दोनों वैल्यूज है, ये वैल्यू भी है ये भी है, इसका स्क्वायर करें तो ये वैल्यू इसके बराबर भी हो सकती है। ठीक है, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला ले लो। ठीक है ना, तो वहां से अपने पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1/2 1/2 इंटू में हम ले लेते हैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, इसकी वैल्यू एक्स की 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, ये बी वन स्क्वायर इंटू में ये और आई जाएगा बी वन स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस कंडीशन में हमें ये मिल जाएगी। क्लियर है, इसका मतलब ये हमने स्क्वायर किया, देखो एक्स स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या मिल रही है हमें यहाँ से, बी वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसका मतलब अगर आप क्यूब कर दो इनका, सिमिलरली इसी प्रकार अगर अपन एक्स क्यूब कर लें तो एक्स क्यूब की वैल्यू भी अपने को यहाँ से क्या मिल जाएगी, देखो ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, मतलब आप वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हो कॉस एन ओमेगा टी का होल क्यूब करके। ठीक है, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बी वन क्यूब कॉस क्यूब ओमेगा टी एक्स क्यूब इक्वल टू, इसके इक्वल भी हो जाएगी, क्यूब कर दिया हमने तो बी वन क्यूब कॉस क्यूब ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी, और कॉस क्यूब ओमेगा टी की वैल्यू आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो बराबर में वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, बी वन क्यूब अपॉन 4 कॉस क्यूब टी, फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, इस तरीके से। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू 3 कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ओमेगा टी एक्स क्यूब, नोट कर लो। क्लियर है, तो इस तरीके से इसी प्रकार से आप x की पावर 4 कर दो तो उनकी वैल्यू भी निकल सकती है, और ये सारी वैल्यूज कैसी बहुत ही कम है, क्योंकि हमने पहले ही कहा x खुद कम है, तो x का आप स्क्वायर कर दो क्यूब कर दो, मतलब उनका गुणनफल भी कम ही होगा। क्लियर है, इसी प्रकार से आप और उच्च घात जो भी है x की पावर 4 वो सब भी मान सकते हो। ठीक है, वैल्यू जैसे जैसे हम स्क्वायर करते जा रहे हैं वैल्यूज हमारे पास और भी ज्यादा कम होती जा रही है, इसका मतलब हमने इसके आगे जो x4 है x5 है उन सबको हम बिल्कुल कैसा मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो इसको लिख लेना, लिखो x की चतुर्थ घात, x की चतुर्थ घात मतलब x की पावर 4 x रेज़ टू 4, x की चतुर्थ घात एवं अन्य उच्च घात के पदों को नगण्य माना गया है, नगण्य माना गया है, अर्थात गुणांक b4 b5 b6 आदि का मान शून्य लिया गया है, b4 b5 b6 एक्सेट्रा आगे जो भी हो डॉट 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 उनका मान कैसा लिया गया है, शून्य लिया गया है।
क्लियर है। तो अब अपन क्या करें, अपने को देखो यहाँ पे वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर की, एक वैल्यू मिल गई एक्स क्यूब की वैल्यू मिल गई, इससे पहले एक्स की वैल्यू मिल गई। इन सब वैल्यूज को अपन कहाँ डाल दें, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 कौन सी थी, जो अपने को सॉल्यूशन मिला था, देखो आपके कॉपी में इक्वेशन नंबर 3 क्या था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकाले हम, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर माइनस में अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर बीटा इंटू एक्स क्यूब। तो हमें यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन सब का मल्टीपल मिल गया है, तो ये सारी वैल्यूज हम डाल देते हैं। ठीक है, क्या कहें, उपयुक्त सभी मानों को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे। सबसे पहले डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो देखो एक्स इक्वल टू आपको वैल्यू क्या मिली, एक्स की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, क्या ली थी, ए नॉट प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 टू एन के लिए 1 टू इन्फिनिटी में क्या मिला हमें, बी एन कॉस एन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से एक तो आप डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लो, कितनी वैल्यू हो जाएगी, एन तो कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ से करोगे तो आपके पास एक तो मिल जाएगा बी एन कॉस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, इंटू में एन ओमेगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर करो, क्या वैल्यू मिल जाएगी, माइनस आगे बी एन साइन एन ओमेगा टी का वापस कर दोगे कॉस एन ओमेगा टी, कॉस एन ओमेगा टी और इंटू वापस एन ओमेगा, तो एन ओमेगा का स्क्वायर मिल जाएगी हमें ये वैल्यू, माइनस में बी एन, ठीक है, इंटू में एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस एन ओमेगा टी के इक्वल। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो बाकी सारी वैल्यू को उठा के इक्वेशन 3 में डालो। तो इक्वेशन 3 में आपके पास क्या हो जाएगा, पहला था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब ये पूरी वैल्यू, इसको हम लिख देते हैं माइनस बी एन एन ओमेगा का होल स्क्वायर कॉस एन ओमेगा टी, क्लियर है, प्लस क्या था ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू फिर यहाँ डाल दो ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन कॉस एन ओमेगा टी, ये वैल्यू थी, बराबर में क्या था माइनस अल्फा इंटू में एक्स स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है, तो माइनस अल्फा और एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दो यहाँ से, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर क्या मिला था हमें, बी वन स्क्वायर अपॉन टू कॉस 2 ओमेगा टी, इसकी इक्वल वैल्यू मिली थी बी वन स्क्वायर अपॉन टू 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये वैल्यू डाल दो यहाँ से, आपके पास लिखी होगी, मेरे पास लिखी नहीं है, तो बी वन स्क्वायर अपॉन टू कॉस 2 ओमेगा टी माइनस अल्फा इंटू में एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली और माइनस बीटा के साथ क्या था एक्स क्यूब, कितनी वैल्यू थी बी वन क्यूब अपॉन 4 और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ओमेगा टी, ये वैल्यू थी बी वन 3/4 3 कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस 3 ओमेगा टी। क्लियर है, अब हमारे पास समीकरण 3 में हमने ये सारे के सारे मान रख दिए हैं। क्लियर है, हमने सारा एक एक मान निकाला। सबसे पहले हमने क्या लिया, उसका सॉल्यूशन फूरियर सीरीज से हमने ये माना जिसमें साइन टर्म सारी 0 हो गई, इक्वेशन आई, तो यहाँ से हमने डी एक्स अपॉन डी टी और डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डाला, जो की वैल्यू आई ये हमने पुट कर दी, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के मान भी हमने निकाले, ये सारे के सारे मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी 5 के वास्तव इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। अब आपको क्या करना है, अब ये सबसे मेन काम जो आप लोगों को खुद को दिमाग लगा के करना है, क्यों, क्योंकि
डायरेक्ट लिखूंगी, ठीक है। एक टर्म मैं आपको बता दूंगी, बाकी वैल्यूज में डायरेक्ट लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे बोर्ड छोटा है, मैं इतनी सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे कर नहीं सकती, आप लोग को अपनी कॉपी में करना होगा सॉल्व करके, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, हमारे पास दोनों तरफ इक्वेशन है। अब देख रहे हो यहाँ आपके पास cos n ओमेगा t के टर्म पे दोनों वैल्यूज, जबकि यहाँ आपके पास cos 2 ओमेगा t है, यहाँ पर cos ओमेगा t है और cos 3 ओमेगा t, मतलब यहाँ तीन टर्म है, cos ओमेगा t, cos 2 ओमेगा t और cos 3 ओमेगा t, तीन वैल्यूज है। यहाँ पर आपके पास n ओमेगा t के टर्म पे आ रहा है, मतलब कि हम n की वैल्यूज यहाँ पर पुट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर भी एक तरीके से समेशन लगा सकते हो आप, समेशन लगा लो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएगी, यहाँ पे n का जैसे जैसे मान रखोगे वैसे वैसे 1 2 3 वैल्यू आती जाएगी। तो हम दोनों तरफ cos ओमेगा t 2 ओमेगा cos 3 ओमेगा t इन सबका कंपैरिजन करना पड़ेगा हमें दोनों तरफ, ठीक है। तो हम क्या लिखे हैं, समीकरण कौन सी, 6, समीकरण 6 में दोनों और cos ओमेगा t, cos 2 ओमेगा t, cos 3 ओमेगा t डॉट 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 आदि की तुलना करने पर अब तुलना करने के लिए यहाँ तो देखो वैल्यूज फिक्स है, हम सबसे पहले यहाँ पर n का मान हमें रखना पड़ेगा। तो हम n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए करते हैं। सबसे पहले हम n बराबर 0 के लिए करते हैं मान, n बराबर अगर मान हमारे पास 0 हो तब वैल्यू क्या आ जाएगी, तो n 0 में सिंपल सी बात है, जो भी सारी कांस्टेंट वैल्यूज है हमारे पास केवल वही वैल्यूज आएंगी कांस्टेंट। मतलब कि देखो n बराबर 0 आपने रखा तो n यहाँ पर है आपके पास, क्लियर है। तो यहाँ पर तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 रखते ही ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मान बच जाएगा क्योंकि इसमें n का कोई रोल नहीं है, ये वैल्यू है तो यहाँ पे समेशन नहीं आएगा, सही है। अब यहाँ पे देखो n बराबर 0 रखोगे तो ये 0 होते ही ये पूरे टर्म 0 हो जाएंगे। आपको कैलकुलेट ऐसे ही करना है कंपैरिजन, तो यहाँ पे एक दो मैं करूँगी, बाकी के सारे कंपेयर आप खुद अपनी कॉपी में इस तरीके से करोगे, इसलिए इस चीज़ को समझो। n बराबर 0 रख देंगे हम, यहाँ पूरी इक्वेशन हमारी हो जाएगी 0, क्लियर है। प्लस यहाँ पर देखो ये टर्म हमारे पास एज इट इज बच जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू, क्योंकि यहाँ पर n का कोई रोल नहीं है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ए नॉट, लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 0, क्या इक्वेशन बन जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू में n। यहाँ पे हम n बराबर 0 रख नहीं सकते क्योंकि इक्वेशन स्टार्ट ही कितनी है, n बराबर 1 से स्टार्ट है, क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास कहीं n की कोई वैल्यू ही नहीं है तो आप रख नहीं सकते कुछ भी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 1 प्लस cos 2 ओमेगा t था, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आप लोगों ने सही लिखा है नहीं, 1 प्लस cos 2 ओमेगा t, यही वैल्यू थी ना हमारे पास, b1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, है ना। अब यहाँ पर आप कंपेयर करो तो यहाँ तो वैल्यू आप n की रख नहीं सकते, ये मल्टीपल की जो कांस्टेंट वैल्यू है ये आ जाएगा, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा b1 स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर है। यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में भी कोई वैल्यू हमारी नहीं बन गई, मतलब एक इक्वेशन मिल जाएगी हमें यहाँ से। तो ये इक्वेशन, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 7। जब हमने किसको कंपेयर किया, n बराबर 0 को दोनों तरफ कंपेयर किया, उसमें cos का कोई रोल नहीं आया और ये कांस्टेंट वैल्यूज आई हमारे पास दोनों तरफ, क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं n बराबर 1 के लिए, n इक्वल टू 1 को कंपेयर करो। अब यहाँ पे आप n इक्वल टू 1 रख सकते हो, तब यहाँ पे आपके पास n बराबर 1 रखो तो cos ओमेगा t बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos ओमेगा t का मल्टीपल क्या आ रहा है हमारे पास, b1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, b1
और इंटू में ओमेगा स्क्वायर। एक बार हम देखें, माइनस का b1 ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू है इंटू में कॉस एन ओमेगा टी, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये टर्म तो हमारी कांस्टेंट है, इसमें कोई मतलब नहीं है। n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्ली क्या आ जाएगा b1 ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस का b1 ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू दूसरी तरफ इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, इसको हम कंपेयर कर नहीं सकते कांस्टेंट वैल्यू में। यहाँ पर हम n इक्वल टू 1 डालें तो भी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ से मतलब कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इसको आप कंपेयर करो तो भी यहाँ पर भी कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी। मतलब ये वैल्यू हमें ओनली किसके बराबर मिलेगी, यहाँ पर वैल्यू हमें मिल जाएगी कॉस ओमेगा टी। दोनों तरफ हम कॉस ओमेगा टी की वैल्यूज को ही कॉमन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी ये है। कॉस ओमेगा टी का मल्टीपल क्या मिल जाएगा, माइनस बीटा 3b1 क्यूब अपॉन 4 कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर भी हमने n1 रखा तो कॉस ओमेगा टी बन गया, n1 रखा तो कॉस ओमेगा टी बन गया, तो इधर भी कॉस ओमेगा टी वाले से कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू आएगी। या इन दोनों में से हम b1 भी कॉमन ले लें तो इस तरीके से लिख सकते हैं b1 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा इंटू 3/4 b1 क्यूब, इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 9 देखो, इसको कंपेयर करना है, आप लोग खुद कंपेयर करके लिखो। n बराबर नेक्स्ट किसके लिए करोगे आप, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए यहाँ पे आप 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू में b2 cos 2 ओमेगा टी। तो हम किसको कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ cos 2 ओमेगा टी को। यहाँ पर इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा आपके पास, b2 4b2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एक टर्म मिल जाएगी ये माइनस की, दूसरी टर्म यहाँ से प्लस, यहाँ पे हमारे पास ये टर्म तो आएगी नहीं, यहाँ पे b2 डालोगे तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू b2 ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू b2, क्लियर है, इक्वल टू यहाँ दोनों तरफ देखो, यहाँ पे cos 2 ओमेगा टी ये रहा, इसको कंपेयर करना है तो cos 2 ओमेगा टी का मल्टीपल क्या आ रहा है, माइनस अल्फा बीटा 1 स्क्वायर अपॉन 2, माइनस अल्फा बीटा 1 स्क्वायर अपॉन 2। इस तरीके से नेक्स्ट को भी आपको कंपेयर करना होगा। इसको भी थोड़ा सॉल्व करके हम लिख लेते हैं, b2 कॉमन कर लो, यहाँ से b2 कॉमन करके क्या वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा 1 स्क्वायर अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 9। इस तरीके से n इक्वल टू 3 को कंपेयर कर लो, n इक्वल टू 3 कंपेयर करने पर आपको वैल्यू मिलेगी ओमेगा स्क्वायर माइनस 9 ओमेगा स्क्वायर इंटू b3 इक्वल टू में आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस बीटा b1 बीटा है ये और इंटू में ये है b1 माइनस बीटा b1 क्यूब अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 10, माइनस बीटा b1 क्यूब अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 10। अब हमें इनको सॉल्व करना है, यहाँ से b1 b2 b3 जहाँ से जो वैल्यू निकल सकती है, यहाँ से आपको b1 मिल सकता है, यहाँ से b2 मिल सकता है, यहाँ से b3 मिल सकता है, तो इनकी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम यहाँ यूज़ करेंगे
समीकरण 8 से, ये समीकरण 8 सबसे पहले हम यूज़ करते हैं। अभी आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे एग्जाम टाइम आपको ध्यान नहीं है, आप कैसे भी, ये याद रहता है एज इट इज तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान नहीं रहता है तो बस आप इनको थोड़ा बहुत इधर उधर सॉल्व करके इनमें से बस इन कॉन्स्टेंट वैल्यू b1 b2 b3 इनकी वैल्यू निकालो, और जो हमारे पास इक्वेशन जो पूरी आई थी सीरीज, फूरियर सीरीज, वहाँ पे बस हमें मान डालना है, ठीक है। तो समीकरण 8 से क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं, b1 से यहाँ पे एक b1 हम काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर है, या फिर देखो पहले मैं पूरी समीकरण लिख देती हूँ, क्या मिल रही थी, b1 इंटू में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस बीटा इंटू 3/4 इंटू में b1 क्यूब। ये है हमारे पास समीकरण 8। इसको सॉल्व करो, b1 से b1 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3β/4 माइनस b1 स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगी, माइनस 3β/4 b1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को निकल गया है, या हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस का 3β/4 b1 स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई, ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, अगर हम दोनों तरफ से ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर यहाँ से मान लो कॉमन ले लिया एक बार, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस 3β/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर b1 स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है, अब यहाँ से हम ओमेगा बराबर ले लें तो पूरे का अंडर रूट हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट, और अंडर रूट के अंदर वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 प्लस 3β/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर। लिख लो, यहाँ से हम ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना, ये मान निकाल लिया आपने ओमेगा का। दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर हम इसका इस तरीके से लिखें, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू 1 प्लस 3β/4 ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर पावर 1/2 फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी तरह है ये आपके पास, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n की तरह है। इसको खोलते हो तो वैल्यू क्या मिलती है, 1 प्लस nx प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हम इसको खोल देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1 प्लस जैसे n मल्टीप्लाई में आ गया एक्स के, यहाँ 1/2 इसके मल्टीप्लाई में आएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 3/8 बीटा इंटू b1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट की पावर ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये फाइनल वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा की, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, ये तो यहाँ से हमें कोणीय आवृत्ति मिल गई ओमेगा, आवर्तकाल बात करें, आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है, 2π/ओमेगा, इक्वल टू 2π/ओमेगा, वैल्यू डाल दो यहाँ पर, क्या वैल्यू आ जाएगी, टी इक्वल टू 2π/ओमेगा नॉट इंटू में 1 प्लस 3/8 बीटा इंटू b1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर पावर -1, हम नीचे से ऊपर लेकर गए, अपॉन में आएगी वैल्यू, पूरा डिवाइड करो, 2π के बटे में आएगी, ऊपर लेकर के जाओगे इन्वर्स में आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है, तो ये हमें किसके बराबर मिल जाएगा, आवर्तकाल मिल जाएगा। अब 2π/ओमेगा नॉट है, इसको अगर हम किसके इक्वल माने, टी नॉट के इक्वल, तो टी इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं टी नॉट, जैसे हमारे पास मूल कोणीय आवृत्ति क्या है, ओमेगा नॉट, तो यहाँ पे हमारे पास मूल आवर्तकाल आ जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में टी नॉट इंटू 1 प्लस 3/8 बीटा इंटू b1 स्क्वायर
ओमेगा नॉट स्क्वायर इनवर्स, यह आपको मिल जाएगा आवर्तकाल। तो इस तरीके से इस अवकल समीकरण से आपने क्या निकाल लिया, कोणीय आवृत्ति निकाल सकते हो, उसके सॉल्यूशन से आवर्तकाल भी निकाल सकते हो। नोट कर लो। ये हमने क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी और इसका टाइम पीरियड। और इसी तरीके से इसको अगर आप सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज है, अब अगर हम वो सारी वैल्यू निकाल करके जो भी हमने समीकरण ली 5 6 7 8 9 10 जो भी हमने चारों की चारों इक्वेशन ली, तो उन 7 8 9 10 से आप v1 v2 v3 इन सब की वैल्यू निकाल के कहाँ डाल सकते हो, फूरियर सीरीज में। तो वहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन सॉल्व मिल जाएगा। देखो जैसे आपके पास समीकरण 7 क्या थी, या तो अभी आप लोगों ने पहले जहाँ लिखा था इक्वेशन नंबर 7 उसी के साइड में जगह तो वहाँ पर भी लिख सकते हो, नहीं तो फिर बाद में लिख सकते हो। देखो इक्वेशन नंबर 7 अपने पास क्या आई थी, ओमेगा स्क्वायर ए नॉट, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ए नॉट, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस अल्फा बीटा वन स्क्वायर अपॉन 2, माइनस अल्फा बीटा वन स्क्वायर अपॉन 2 आपकी कॉपी में लिखा होगा। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ए नॉट की। तो ए नॉट बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा अपॉन 2 बीटा वन स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर है, मिल जाएगी ये वैल्यू हमें सेम, ठीक है। इसी तरीके से b1 की वैल्यू, b1 आपके पास मिला हुआ ही है, समीकरण 8 से निकालो, या b1 की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, b1 cos ओमेगा t के फॉर्म में आप लिख सकते हो। b1 cos ओमेगा t हमने ऑलरेडी x का रिजल्ट हमें मिला हुआ ही था, b1 cos ओमेगा t, ठीक है। तो हमें b1 का मान वहां से हम रख देंगे b1 cos ओमेगा t, क्लियर है। वो जब हम सीरीज में रखेंगे तब रख देंगे। ऐसे हमें फिर किसका मान निकालना है, b2 का मान निकालना है। तो b2 का मान निकालते हैं हम समीकरण नंबर 9 से। समीकरण नंबर 9 हमारे पास क्या आई थी, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू b2 इक्वल टू किसके बराबर वैल्यू आई थी, माइनस अल्फा v1 स्क्वायर अपॉन 2, माइनस अल्फा बीटा वन स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से आप b2 बराबर क्या निकाल सकते हो, माइनस अल्फा बीटा वन स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। मिल जाएगी आपके पास b2 कांस्टेंट की वैल्यू माइनस अल्फा बीटा वन स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। इस तरीके से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, b3 की वैल्यू भी निकाल सकते हो इक्वेशन नंबर 10 से। इस तरीके से सारे मान निकाल करके हम कहाँ डाल दें, समीकरण नंबर 5 में जहाँ हमने सॉल्यूशन दिया था। तो उपरोक्त सभी मान इसी प्रकार प्राप्त करके समीकरण 5 में रखने पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, सबसे पहले वैल्यू ए नॉट आई थी, ए नॉट की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो माइनस अल्फा अपॉन 2 बीटा वन स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। क्लियर है। प्लस हमारे पास समेशन आया था, तो फर्स्ट वैल्यू हम क्या डाल दें, b1 cos ओमेगा t, n बराबर 1 डालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, b1 cos ओमेगा t के इक्वल आ जाएगा। b1 का मान आप चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, वैसे b1 आपको मिलेगा नहीं क्योंकि b1 हमने कैंसिल आउट कर दिया था, ठीक है। या मिल जाए तो वो वैल्यू डाल दो, प्लस n बराबर 2 डालोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, b2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिली हुई है, तो ये b2 डाल दो, माइनस का ये माइनस आ जाएगा कितना,
अल्फा बीटा 1 स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी। इसी तरीके से नेक्स्ट आप इसकी वैल्यू डाल दो, B3 की वैल्यू डाल दो। B3 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, बीटा इंटू V1 क्यूब, V1 क्यूब, ये V1 ही है ना, ये V1 ठीक है। सारी वैल्यूज आपको V1 के फॉर्म में मिल रही है। तो बीटा V1 क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 9 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इंटू में कितनी वैल्यू मिल जाएगी कॉस 3 ओमेगा टी, कॉस 3 ओमेगा टी, यहाँ पे 3 सॉरी यहाँ पे 4, ठीक है। इस तरीके से तो ये हमारे पास प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ हमारे उस इक्वेशन का जो हमने क्या निकाली थी, फूरियर सीरीज। तो वहाँ फूरियर सीरीज में हमें सारी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके उसमें रखनी थी। यहाँ हमने सारी वैल्यूज निकाली, ए नॉट, V1, V2, V3 और उन सबके मान हमने रखे। तो हमारे पास ये मान था, समेशन था हमारे पास n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के लिए क्या था, Bn cos n ओमेगा टी। क्लियर है। इसको आप चाहो तो यही खोल के लिख लो, किस रूप में ऐसे लिख सकते हैं, V1 cos ओमेगा टी प्लस V2 cos 2 ओमेगा टी प्लस V3 cos 3 ओमेगा टी प्लस डॉट डॉट डॉट। तो उस फॉर्म में हमने लिखा है। V1 की वैल्यू हमें नहीं मिली, V1 एज इट इज cos ओमेगा टी प्लस V2 की वैल्यू हमें मिल गई, तो V2 की वैल्यू डाल दो इंटू cos 2 ओमेगा टी, V3 की वैल्यू इंटू में, और इससे पहले प्लस हमारे पास क्या था, ए नॉट था, तो हमने यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू स्टार्टिंग में मिल गई, ए नॉट की वैल्यू डाल दी। तो ये हमारे पास फाइनल जो हम सॉल्यूशन ले रहे थे कि फूरियर सीरीज से हम क्या निकाल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो ये वो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन है। इसको नाम दे दो आप, इक्वेशन नंबर जो भी है 10 तक हो गई थी, इक्वेशन नंबर 11 दे दो और लिखो इसमें नीचे लिखो उपरोक्त समीकरण 11, उपरोक्त समीकरण 11 अप्रसंगवादी दोलन के, अप्रसंगवादी दोलक के विस्थापन का समीकरण कहलाता है। विस्थापन x बराबर यहाँ पर क्या है, विस्थापन है, x इक्वल टू विस्थापन। तो समीकरण 11 अप्रसंगवादी दोलक के विस्थापन का समीकरण कहलाता है। ठीक है। आपके पास यहाँ पर ओमेगा नॉट क्या आ रहा है हमारे पास, ओमेगा नॉट मूल आवृत्ति कहलाती है। अब सब में कंपेयर करो, आपके पास क्या आ रहा है, ओमेगा नॉट स्क्वायर या फिर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 9 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इन वैल्यूज को इक्वल करो तो यहाँ से देखो आपके पास ओमेगा नॉट, इनको बराबर 0 करो तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 ओमेगा, वहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, ओमेगा नॉट इक्वल टू 3 ओमेगा। मतलब अपन देख रहे हैं सब किसके किसी न किसी पूर्णांक के गुणज के बराबर आ रही है ओमेगा नॉट, ठीक है। और ओमेगा नॉट खुद क्या है, मूल आवृत्ति। ओमेगा नॉट की वैल्यू अभी हम पीछे निकाल चुके हैं, ओमेगा नॉट की वैल्यू, और ओमेगा नॉट मिल जाएगा हमें, तो वहाँ से हम क्या आवर्तकाल निकाल सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा से, ठीक है। तो आवर्तकाल और सब कुछ हमें मिल गया। तो इसमें लिखो मूल आवृत्ति ओमेगा नॉट के अतिरिक्त, मूल आवृत्ति ओमेगा नॉट के अतिरिक्त उच्च सनादि आवृत्तियों के, उच्च सनादि आवृत्तियों के 2 ओमेगा, 3 ओमेगा डॉट डॉट डॉट, ये जो हमारे पास मल्टीपल आ रहा है 2 ओमेगा 3 ओमेगा, नेक्स्ट में शायद 4 ओमेगा आ जाएगा, ठीक है ना। 2 ओमेगा 3 ओमेगा डॉट 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 के कंपन भी उपस्थित होते हैं, के कंपन भी उपस्थित होते हैं, परंतु इनके आयाम घटते क्रम में प्राप्त होते हैं, परंतु इनके आयाम घटते क्रम में प्राप्त होते हैं। परंतु इनके आयाम घटते क्रम में प्राप्त होते हैं।
लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का। अप्रसंगवादी दोलक के रूप में अगर हम सरल लोलक को पढ़े, जो हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था, पहले हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अब अगर हम पढ़े कि वो लोलक कैसा गति कर रहा हो, इस प्रकार का दोलन कर रहा हो अप्रसंगवादी, तो उसकी इक्वेशन हमें क्या मिलेगी? हेडिंग दो सरल लोलक अप्रसंगवादी दोलक के उदाहरण रूप में। सरल लोलक अप्रसंगवादी दोलक के उदाहरण के रूप में। कई बार आ जाता है, अगर आपको सिंपल, वैसे तो आपका हमेशा सिंपल पेंडुलम नॉर्मली सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में ही पूछा जाता है, लेकिन अगर कभी पूछ ले कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के वे में सिंपल हार्मोनिक जो भी आपका पेंडुलम है वो कैसे बिहेव करेगा, या उसके एग्जाम्पल के रूप में, या फिर यह आ जाए अप्रसंगवादी दोलक का कोई एग्जाम्पल पूछ ले, तो आपको ये देना है एग्जाम्पल। ठीक है, हेडिंग दो। अब देखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो अपने पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम जब अपने टॉपिक पढ़ा था, तो वहाँ पे आपको ध्यान होगा उसके पास उसके लिए इक्वेशन क्या आई थी, F इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा आया था। ठीक है ना, माइनस एम जी साइन थीटा इक्वेशन आई थी। वहाँ पे क्या लग रहा था, प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा था, और अवमंदक बल भी लगता है वहाँ पे। ठीक है ना, F इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा काम कर रहा था। हमने वहाँ पे ये कहा था कि अगर दोलन कैसे हो, बहुत ही छोटे दूर में हो रहे हो, मतलब हमने ये माना था कि यदि थीटा अल्प हो, तो हमने कहा था कि साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो गया था, थीटा के बराबर। तो F बराबर हमें माइनस एम जी थीटा मिला था। सिंपल पेंडुलम की आप लोग इक्वेशन निकाल करके देखो, जहाँ हमने किया था तो वहाँ हमने वैल्यू कुछ इस तरीके से पता की थी, माइनस एम जी के इक्वल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर साइन थीटा को नॉट इक्वल टू थीटा माने कि अगर थीटा अल्प नहीं हो, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो हम वहाँ से इसको रिलेट करके चल रहे हैं, क्योंकि पर तो हम क्या रहे, सिंपल पेंडुलम की बात करें, सिंपल पेंडुलम की जो इक्वेशन ली थी वहाँ से रिलेट करेंगे हम इसे। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं कि सरल लोलक के केस में क्या, यदि थीटा अल्प ना हो, मतलब कि थीटा अल्प होने का मतलब ये था, इसको कहा था थीटा कि ये पेंडुलम जो है कुछ इस जगह पे अगर मोशन कर रहा है, तो थीटा की वैल्यू अपने पास थी ये। अपन ने कहा था कि अगर इसका जो कोणीय विस्थापन है, थीटा क्या है, कोणीय कितना विस्थापित वो हो रहा है, अपन ने कहा था अल्प हो, अगर बहुत ही कम ही इसमें पेंडुलम जो है वो थोड़ी सी दूर में बार बार विस्थापित हो रहा, उस कंडीशन में अपने माना थीटा अल्प। अब अगर अपन ले के मान लो थीटा अल्प नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दूर तक अगर अपना पेंडुलम जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब अर्थात साइन थीटा नॉट इक्वल हो अप्रोक्सीमेट थीटा के, साइन थीटा थीटा के अप्रोक्सीमेट ना हो,
तो अपने को एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, तब एफ इक्वल टू क्या मिल जाएगा अपने को, माइनस एम जी साइन थीटा ही मिलेगा। क्लियर है, एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस एम जी साइन थीटा। और अपने को गति की समीकरण क्या मिल जाएगी एम्प्लाइज, इसके लिए जो हमें अवकल समीकरण मिली थी, क्या मिली थी, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। आप लोग देखो अपने को इक्वेशन क्या मिली थी इसके अवकल समीकरण, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला था। इक्वेशन वो मिली थी कब, जब साइन थीटा थीटा के इक्वल हो गया था। अब यहाँ पे साइन थीटा थीटा के इक्वल नहीं है, तो अपने को इक्वेशन क्या मिलेगी, इनटू में साइन थीटा भी आ जाएगा यहाँ पे बराबर 0। तो समीकरण 1 नाम दे दो। ठीक है, अगर इक्वेशन इस तरीके से चेंज हो जाए तो हमें ये समीकरण मिलेगी। क्यों, अब हमने ये क्यों माना थीटा अल्फ को, थीटा अल्फ हमने उस कंडीशन में माना था जब नॉर्मल इस पर रेखीय विस्थापन हो रहा था, तो हमने माना बहुत कम दूर में हो रहा। अब यहाँ हम देखते हैं अप्रसंवादी दोलक में क्या होता है, विस्थापन रेखीय नहीं होता, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 बहुत लंबी दूरी तक जाता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर थीटा को अल्फ नहीं मान सकते। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाएगी। सिंपल हार्मोनिक की मोशन, जो सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन थी हमारे पास, तो क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर है, तब f इक्वल टू एम जी साइन थीटा यहाँ पे लिख लेना, अर्थात सरल लोलक का अवकल समीकरण निम्न रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा कि अगर इस केस में अगर साइन थीटा कम ना हो, क्योंकि यहाँ पे अप्रसंवादी दोलक के रूप में पढ़ रहे हैं, अप्रसंवादी दोलक में तो थीटा बिल्कुल भी कम नहीं होता, पावर 2 पावर 3 मतलब क्या होता है, जब x की वैल्यू अपन x पावर 2 x पावर 3 x पावर 4 पढ़ रहे हैं, तो थीटा क्या है, थीटा भी वही कोणीय विस्थापन है, तो उसकी भी पावर उतनी होगी, मतलब अल्प तो बिल्कुल नहीं होगा। ये अल्प नहीं होने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि साइन थीटा की वैल्यू भी आपके पास कैसी है, ये साइन थीटा की वैल्यू भी आपके पास नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू थीटा आ जाएगी, मतलब कि इसकी वैल्यू भी आपके पास कम नहीं होगी, f का मान इस फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगा और इसके पास मतलब हमारे पास पूरी इक्वेशन जो है वो कुछ इस रूप में परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर है, अब हमें क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 डी थीटा अपॉन डी टी से। तो समीकरण को 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी टी से गुणन करने पर हम क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी इक्वेशन को ही अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, करते मल्टीप्लाई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू में 2 डी थीटा अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू साइन थीटा 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू 0। क्लियर है, इस फॉर्म में इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी करते हैं हम इसका डी थीटा अपॉन डी टी के होल स्क्वायर का। तो इसको डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू ये मिल जाएगी, पहले तो क्या आ जाएगा 2 इंटू डी थीटा अपॉन डी टी और फिर डी थीटा अपॉन डी टी का दोबारा होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। क्लियर है, प्लस यहाँ से क्या वैल्यू हमें मिल रही है 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू 0। मिल गया। अब अगर हम क्या करें, इसका समाकलन कर दें, समाकलन करने पर कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आपके पास डी अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी ओनली डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर तो आपके पास कांस्टेंट है, वैल्यू ओनली किसकी हो जाएगी, साइन थीटा का। इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस थीटा को हम उधर ले जाएं तो ये वैल्यू बराबर में जाकर के क्या हो जाएगी, प्लस की 2 ओमेगा नॉट
कॉस थीटा 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस थीटा प्लस सी। अब देखिए वैल्यू इसको समाकलन करने पर इस फॉर्म में, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, विस्थापन हमने जो लिया है थीटा, यहाँ पर क्या है, कोणीय विस्थापन होता है। अगर कोणीय विस्थापन अधिकतम हो, कोणीय विस्थापन जब अधिकतम हो मतलब कि वैल्यू क्या ले लें हम, यदि कोणीय विस्थापन अधिकतम हो तब थीटा इक्वल टू मान लेते हैं कोई थीटा नॉट के इक्वल होगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा। और उस कंडीशन में डी थीटा अपॉन डी टी पड़े अपन के थीटा में चेंज कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जब ये हो गई मैक्सिमम तो उसमें चेंज इसका मतलब कितना है, जीरो के बराबर है। तो ये दोनों वैल्यू डालो इस इक्वेशन में तो आपको क्या मिल जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मिल जाएगा जीरो इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस थीटा नॉट प्लस सी, इसके इक्वली मिल जाएगी हमें इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ से c बराबर क्या मिल जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा -2 ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस थीटा नॉट के ऊपर, ठीक है। c की वैल्यू यहाँ से हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इसको यदि आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में नाम देते हैं, ठीक है। हमें c की वैल्यू निकाल दी, इसने अपने माना अधिकतम कोणीय विस्थापन में थीटा थीटा नॉट होगा और तब डी थीटा अपॉन डी टी बराबर जीरो। ये आपको मिला है इक्वेशन नंबर 2 से। 2 एम्प्लाइज क्या मिला है, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो रख दी, बराबर ये वैल्यू हो गया थीटा नॉट और प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल करके रख दो वापस इक्वेशन में। सी का मान रख दो समीकरण 2 में, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिल जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस थीटा माइनस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस थीटा नॉट। क्लियर है, इस फॉर्म में हमें वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हम क्या करें, 2 ओमेगा अगर हम कांस्टेंट कर लेते हैं तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस थीटा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉस थीटा नॉट। इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। 2 है यहाँ पे, हम अंडर रूट ले लेंगे तो पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/2 के इक्वल। क्लियर है, दोनों में से आप क्या करो, ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेकर के अंडर रूट से बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी ओमेगा नॉट इंटू 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट पावर 1/2। इसकी वैल्यू मिल गई डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी। इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है। अब हम क्या करें, इस समीकरण को हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब हम क्या करें, ओमेगा नॉट अपॉन में है डी टी, यहाँ से देखो डी थीटा अपॉन डी टी, ये है डी थीटा के अपॉन में ले आते हैं, पूरी वैल्यू थीटा की है और ओमेगा नॉट इंटू में डी टी लेकर के जाते हैं। मतलब ये लिखते हैं ओमेगा नॉट इंटू डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट पावर 1/2। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर दें,
समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर। क्लियर है? यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ लिख लो समाकलन करने पर। अब यहाँ हमें कंडीशन माननी पड़ेगी। क्यों? कंडीशन हम लेते हैं कि टी की वैल्यूज हमें क्या मिल जाती है। तो देखो जब हम क्या कहें, जब टी बराबर 0 था स्टार्टिंग में, जब टाइम बिल्कुल 0 था, तब क्या रहा होगा आपके पास, थीटा बराबर 0, तब बिल्कुल कोणीय विस्थापन नहीं रहा होगा। किसके लिए? एक आवर्तकाल के लिए। तथा आवर्तकाल हमारे पास कितना हो गया, आवर्तकाल टी कंप्लीट, जो हमारे पास एक पूरा साइकिल हो रहा है या एक पूरा ऑसिलेशन हो रहा है, आवर्तकाल टी था। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, तथा आवर्तकाल टी हो, ठीक है, तब अब अगर आप टी बराबर क्या ले लो, टाइम अगर आप ले लेते हो t/4 के इक्वल, टाइम आपके पास कितना बन जाए, t बराबर बन जाए t/4, मतलब कि 1/4 हो जब आवर्तकाल आपके पास, उस टाइम पे आपके पास कोणीय विस्थापन थीटा कितना होगा, मैक्सिमम होगा, एंड थीटा इक्वल टू थीटा नॉट होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। मतलब कहने का मतलब है ये, जैसे ये पूरा आवर्तकाल होता है हमारे पास, टोटल मिलाकर के अगर मान लो ऑसिलेशन हमारे पास कुछ ये हो रहा है, ठीक है, तो ये टोटल आवर्तकाल है हमारे पास टी के इक्वल, मतलब ये वैल्यू कितनी है हमारे पास t/2, ये वैल्यू कितनी है t/4 है। तो आप देख रहे हो थीटा की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम हो रही है, ऑब्वियसली सी बात है, पीक सबसे ज़्यादा तो यही आ रही है, बाकी में तो क्या कम हो रही है, और इधर यहाँ पर पीक ज़्यादा है, लेकिन ये किस में, नेगेटिव साइड में है ज़्यादा, और लास्ट में 0 हो ही नहीं है, मतलब सबसे मैक्सिमम पीक हमें किस में मिल रही है, t/4 पर। तो आपका अधिकतम विस्थापन थीटा बराबर थीटा नॉट मैक्सिमम होगा कब, जब टाइम आपके पास कितना हो, t/4 के इक्वल हो। क्लियर है? अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो ये चार ब्रैकेट में आप ग्राफ बना करके लिख लेना, नोट कर लो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समाकलन में क्या करेंगे, लिमिट दूसरी लगा देते हैं, लिमिट चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। देखो लिमिट चेंज करने से हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारे पास किसका हो रहा है, ओमेगा नॉट dt का। तो t की वैल्यू कहाँ से 0 से t/4 तक कर रहे हैं, इसका मतलब हम मैक्सिमम विस्थापन, अधिकतम कोणीय विस्थापन कहाँ हो रहा है, t/4 तक, तो हम t/4 तक ओनली इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा नॉट dt इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास d थीटा अपॉन 2 इंटू, अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं cos थीटा का, तो cos 2 थीटा इक्वल टू, देखो क्या होता है, क्योंकि cos 2 थीटा बराबर कितना होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा से, तो यहाँ का वैल्यू ले लो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2, कैसा है अभी हम वापस डिस्कस करते हैं, ठीक है। माइनस दूसरे की वैल्यू भी ले लो आप, -1 + 2 sin थीटा/2, -1 + 2 sin स्क्वायर थीटा नॉट, दूसरा क्या है cos थीटा नॉट है अपॉन 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी चीज़ जब आपके पास चेंज हुई है, थीटा की लिमिट कहाँ से होगी, 0 से थीटा नॉट तक हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी पूरे की पावर 1/2, पावर भी हमारे पास कैसे चेंज हो जाएगी। अब ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आ गई, तो देखो यहाँ हमारे पास है cos थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्योंकि ब्रैकेट में लिख लो ना, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहाँ जबकि हमारे पास ओनली cos थीटा है, cos थीटा करने का मतलब क्या है कि आप थीटा को 2 से डिवाइड कर दो, 2 थीटा को डिवाइड कर दोगे 2 से तो थीटा आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी थीटा को डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिखा है। अब समझ में आ गया, यहाँ आपका 1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो आप इंटीग्रेट कर दोगे ओमेगा नॉट इंटू में टी को कहाँ से 0 से t/4 तक बराबर, यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो d थीटा अपॉन, दोनों को लिख दो sin स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2, 2 कॉमन ले लो, क्या वैल्यू आ जाएगी sin स्क्वायर, अब देखो 2 आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना आ गया 4, 4 पूरा अंडर रूट से बाहर आकर के कितना हो जाएगा 2,
तो ओनली बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ओनली इस पूरे की पावर 1/2, तो इससे बाहर ले लिया अपन ने 1/2 से। क्लियर है? पहले 2 भी इसमें इंक्लूडिंग था, अपन ने ये 2 और इन दोनों में 2 आ रहा था, इनको भी कॉमन बाहर लिया, 4 हो गया। अंडर रूट से बाहर आकर के 4 और कितना रह गया हमारे पास, 2 बच गया। अब इसको बस आप सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी। क्या मानना पड़ेगा? हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू माननी पड़ेगी। हम क्या मानेंगे, साइन थीटा बाई 2 है, जैसे हमारे पास माना साइन थीटा बाई 2, क्योंकि दोनों को हमें एक फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। तो आप साइन थीटा बाई 2 को बराबर मान लो साइन थीटा नॉट अपॉन 2, साइन थीटा नॉट अपॉन 2 इंटू में साइन फाइव, या यहाँ लिख लेते हैं हम माना साइन थीटा बाई 2 बराबर मान लेते हैं साइन थीटा नॉट अपॉन 2 इंटू साइन फाइव। अब ये इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास टर्म कैसी आएगी, किसी सही वे में आएगी। ठीक है ना? यहाँ पर अब इसको मान करके आप सॉल्व करो तो वैल्यू क्या बचेगी, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा नॉट इंटू टी अपॉन 4। क्लियर है? -0 हो जाएगा, वो वैल्यू हटी जाएगी। यहाँ आपके पास अब आपने किसी फाइन में कन्वर्ट कर दी वैल्यूज को, आपके पास ये इंटीग्रेशन कहाँ से था, 0 से थीटा नॉट तक था, तो यहाँ पर थीटा नॉट की वैल्यू भी चेंज हो गई है पाई के फॉर्म में। ठीक है? आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से पाई बाई 2। क्यों, ग्राफ में ये जो आपके पास मैक्सिमम पीक जहाँ आ रहा है थीटा बाई 2, ये वैल्यू कितने आती है, पाई बाई 2 पर। कॉस की बात कर रहे हो आप या साइन की बात कर रहे हो, साइन के लिए हम बात कर रहे हो साइन 0 0, साइन पाई बाई 2 होता है 1, यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है 1। तो इसके रेस्पेक्ट में थीटा, आपने थीटा नॉट लिया था, थीटा नॉट के रेस्पेक्ट में आपके पास वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2। कौन कितना बन रहा है, पाई बाई 2 का। आपने लिमिट चेंज कर दी पाई बाई 2 के लिए, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास d5 अपॉन, अब उन दोनों वैल्यूज में यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर फाइव, थीटा नॉट बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर फाइव, इस पूरे की पावर 1/2। ठीक है? ये आपके पास वैल्यू चेंज करने पर आ जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2 इंटू में साइन स्क्वायर फाइव पावर 1/2। क्लियर है? अब आप इन दोनों वैल्यूज को आपको एक्सपेंड कर दो, इसको सॉल्व करके एक्सपेंड करो। यहाँ वैल्यू देखो, ओमेगा नॉट इंटू टी की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई ओमेगा अपॉन 4। टी की वैल्यू डाल दी हमने 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं हम। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई बाई टी के बराबर, यहाँ ओमेगा नॉट है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई बाई टी नॉट इंटू टी बाई 4। 2 से ये कैंसिल 2 टाइम्स बराबर। यहाँ पर देखो, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 में 1 प्लस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2 इंटू में साइन स्क्वायर 5 प्लस 3/8 साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2 इंटू में सॉरी साइन 4 थीटा नॉट अपॉन 2 इंटू साइन 4 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। किससे एक्सप्लेन किया है, सिमिलर 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला लगा करके हमने बस एक्सप्लेन किया है। प्लस की जगह यहाँ पर माइनस है तो हमारे पास प्लस माइनस टर्म में आ जाएगा। 1/2 को आगे लेकर के आप सॉल्व करोगे, वैल्यू आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। क्लियर है? टोटल ये वैल्यू आएगी इंटू में d5।
समाकलन जैसा हमें मिला है। यहाँ से तो हमें कितनी वैल्यू मिल गई है, पाई टी अपॉन 2t0, ठीक है, बराबर आपके पास यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल मिल गया है, साइन स्क्वायर, हम मानते हैं मानक समीकरण, मानक समीकरण किसका, साइन स्क्वायर फाई 0 से पाई बाय 2 में साइन स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी आती है, n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2, इस तरीके से n-4 अपॉन n-3 डॉट डॉट डॉट, कुछ इस टाइप का हमें इंटीग्रेशन लगता है इंटू पाई बाय 2, इंटू पाई बाय 2। तो इसको मानक समीकरण मान करके साइन स्क्वायर को इंटू में डी फाई को प्रत्येक को आप सॉल्व करो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, लिख लो, पहले लिखता हूँ। देखो यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई बाय 2 इंटू टी अपॉन टी नॉट इक्वल टू, यहाँ इस पूरे का मल्टीप्लाई हमारे पास पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 के इंटू में हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस 1/4 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2 प्लस 9/64 साइन 4 थीटा नॉट बाय 2 प्लस डॉट 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 इंटू पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बन गया है, यहाँ से यहाँ से वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू टी नॉट, इधर भेजो मल्टीप्लाई में टी नॉट इंटू में वैल्यू हमारे पास शॉर्ट क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1/4 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2, ठीक है। उच्च घातों को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर नगण्य मानने पर हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमें टाइम पीरियड मिलेगा किस कंडीशन में, अगर हम अप्रसंगवादी दोलक के रूप में आप एग्जाम्पल ले रहे हो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर हम केस क्या ले लेते हैं, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन होंगे, इक्वेशन नंबर दे देना। दूसरा हम बात करेंगे डी, यहाँ पर हम बोले थीटा नॉट अपॉन 2 कैसा हो, अल्प हो, तो आपका साइन थीटा नॉट अपॉन 2 इसके इक्वल हो जाएगा थीटा नॉट अपॉन 2 के, यहाँ पर तो साइन स्क्वायर है तो किसके, थीटा नॉट स्क्वायर बाय 4 के बराबर, मतलब टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी नॉट 1 प्लस 1/4 इंटू में वैल्यू हो जाएगी थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन 4, इसका स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू टी नॉट 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन 16, थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन 16 के इक्वल, क्लियर है। ये भी हमारे पास एक नेक्स्ट केस होता है इस कंडीशन में, लिख लो। दूसरा अगर हम यहाँ पर आवर्तकाल में वृद्धि निकालना चाहें तो वृद्धि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तकाल में वृद्धि क्या फॉर्मूला है हमारे पास, टी माइनस टी नॉट
अपॉन T0 इंटू 100%। परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1/4 साइन स्क्वायर θ0 अपॉन 2 इंटू 100%। ठीक है, 4 से कैंसिल 25 टाइम, तो ये वृद्धि आपके पास का मतलब कितनी हो जाएगी 25 साइन स्क्वायर θ0 अपॉन 2 के बराबर। मतलब वृद्धि कितनी होगी हमारे पास एक जैसे 25%, t माइनस T0 अपॉन T0 इंटू 100%। ठीक है, आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। ठीक है, 25% ये आपका इम्पोर्टेंट है, इस पे 2 बार कई न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप पे वृद्धि कितनी हो जाती है इस कंडीशन में 25%। क्लियर है? ये आपका यूनिट 3 हो गया।